हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का लेक्चर सेकंड या फिर पार्ट सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड कैलोरिक टेस्ट यूज्ड टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। सो कोल्ड कैलोरिक एक टेस्ट है और ये क्यों किया जाता है, किसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शंस है ए हार्ट, बी हाइपोथैलेमस, सी ब्रेन स्टेम एंड डी पोन्स मेडुला। सो इसका जो आंसर है वो है सी ब्रेन स्टेम। सो अभी इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो ब्रेन स्टेम आंसर है। सबसे पहले कैलोरिक टेस्ट देखते हैं क्या होता है। कैलोरिक स्टिमुलेशन भी इसको बोलते हैं, इज अ टेस्ट दैट यूजेस डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। तो हम इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? टू डायग्नोज डैमेज टू, किसको डायग्नोज करने के लिए? डैमेज किसका हो रहा है यहाँ पर? एकॉस्टिक नर्व। एकॉस्टिक नर्व, इसका दूसरा नाम है वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व या फिर इसको ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं। ये 8th क्रेनियल नर्व है, ऑडिटरी नर्व। सो ये नर्व इन्वॉल्व होती है हियरिंग में और हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में। सो हियरिंग एंड बैलेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। सो इस टेस्ट के थ्रू, ये जो कैलोरिक स्टिमुलेशन टेस्ट है ये क्या करता है? दिस टेस्ट ऑल्सो चेक्स फॉर डैमेज टू द ब्रेन स्टेम। सो इस नर्व का डैमेज, एकॉस्टिक नर्व का डैमेज, 8th क्रेनियल नर्व का डैमेज या फिर ब्रेन में कोई डैमेज है ब्रेन स्टेम में, तो उसको चेक करने के लिए हम कैलोरिक स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? द टेस्ट स्टिमुलेट्स योर एकॉस्टिक नर्व। हम एकॉस्टिक नर्व को स्टिमुलेट करते हैं बाय डिलीवरिंग कोल्ड और वार्म वाटर और एयर इनटू योर ईयर कैनाल। हम ईयर कैनाल में गर्म या फिर ठंडा पानी डालते हैं, कोल्ड या फिर वार्म वाटर। सो जब कोल्ड वाटर या फिर एयर एंटर होती है हमारे ईयर में, तो क्या होता है, जो इनर ईयर होता है वो टेम्परेचर को चेंज करता है और स्टिमुलेट करता है और रिस्पोंड करता है इसके लिए, क्योंकि वहाँ पर एकॉस्टिक नर्व प्रेजेंट है। सो वो क्या करता है? फास्ट साइड टू साइड आई मूवमेंट्स कोज करता है। सो इनवॉल्यूंटरी आई मूवमेंट्स कोज होती हैं साइड टू साइड, जिसको बोलते हैं निस्टेगमस। सो इस टेस्ट का बेसिक पर्पस यही है कि हमने चेक करना है कि ये जो नर्व है, एकॉस्टिक नर्व, ये डैमेज है या नहीं है। तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम कोल्ड या फिर वार्म वाटर को इंस्टिल करवाते हैं इनर ईयर में। अभी हम मोर डिटेल में इसको पढ़ते हैं। सो कोल्ड कैलोरीज टेस्ट इज इंटरप्रेटेड एज नॉर्मल इफ। तो ये जो टेस्ट है ये नॉर्मल कब माना जाता है? सो ए है, रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट्स occur when cold or warm water is placed into ear and is similar in both eyes। तो फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि जब भी हम कोल्ड या फिर वार्म वाटर इनर ईयर में डालते हैं या ईयर कैनाल में डालते हैं तो क्या होता है? रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट होता है, जो कि दोनों आईज में सिमिलर होता है। नेक्स्ट है बी, आई मूवमेंट इज़ नॉट सिमिलर। इसमें ये बताया गया है कि जब भी हम स्टिमुलेट करते हैं तो आई मूवमेंट सिमिलर नहीं होता। सी ऑप्शन में बताया गया है, रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट डू नॉट अकर इवन आफ्टर आइस कोल्ड वाटर इज गिवन। सो सी ऑप्शन में बोला गया है कि रैपिड साइड टू साइड मूवमेंट नहीं होता, और डी ऑप्शन में बोला गया है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ए, रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट अकर। जब भी हम कोल्ड कैलोरिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो जब भी हम वार्म या फिर कोल्ड वाटर डालते हैं ईयर में तो आइज़ की रैपिड और साइड टू साइड मूवमेंट होती है जब भी हम डालते हैं, और दोनों आइज़ में सिमिलर होगा इस तरह से। सो ये देख रहे हैं, ये हम डाल रहे हैं कोल्ड वाटर। सो कोल्ड वाटर में जब भी हमने ईयर कैनाल में डाला है तो आइज़ की साइड टू साइड मूवमेंट हुई है। अगर इस वाले ईयर में डाला है तो आइस की जो डायरेक्शन है, दोनों आइस की वो साइड है इस साइड, और अगर हम इस वाले ईयर कैनाल में डालते हैं तो इस साइड। वेयर एज अगर हम वार्म वाटर या फिर हॉट वाटर डालते हैं तो आई मूवमेंट ऑपोजिट होगी, जिस ईयर कैनाल में हम डालेंगे उससे ऑपोजिट, इस तरह से। बट दोनों आइस की जो मूवमेंट होगी वो सेम साइड होगी। नाउ नॉर्मल रिजल्ट क्या बताता है? नॉर्मल रिजल्ट तब होता है जब रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट हो, जब भी हम कोल्ड और वार्म वाटर डालें ईयर कैनाल में। द आई मूवमेंट शुड बी सिमिलर ऑन बोथ साइड्स, मीन्स बोथ आइज में जो आइज की मूवमेंट है वो सिमिलर होनी चाहिए, एक साइड होनी चाहिए। तो इसीलिए आंसर क्या है? ए। और एबनॉर्मल रिजल्ट का क्या मतलब है?
इट मीन्स इफ़ द रैपिड साइड टू साइड आई मूवमेंट डू नॉट अकर, अगर कुछ भी हम वार्म वाटर डालें या फिर कोल्ड वाटर डालें तो रैपिड साइड टू साइड मूवमेंट अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि हमारी जो एकॉस्टिक नर्व है वो डैमेज है। तो नर्व हमारी इनर ईयर की डैमेज है, या फिर बैलेंस सेंसर्स ऑफ द इनर ईयर, जो इनर ईयर में बैलेंस करने वाले सेंसेस प्रेजेंट है उनमें डैमेज है, या फिर ब्रेन स्टेम में डैमेज है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच न्यूट्रिएंट हैज़ द हाईएस्ट कैलोरी। सो कौन से न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं? तो ऑप्शन है ए कार्ब्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट्स, सी प्रोटीन्स एंड डी वाइटामिन्स। सो आंसर इट्स ईजी, आंसर है फैट्स, बी। सो फैट्स में सबसे ज़्यादा कैलोरी वैल्यू होती है। फैट की जो कैलोरी वैल्यू होती है वो होती है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की कैलोरी वैल्यू होती है वो होती है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। सो इसलिए आंसर है फैट। नेक्स्ट इज हाउ मैनी कैलोरीज एल्कोहल हैज। अब एल्कोहल में कितनी कैलोरीज होती है? सो ए है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, बी 5 किलो कैलोरी पर ग्राम, सी 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एंड डी इज 7 किलो कैलोरीज पर ग्राम। सो आंसर है डी दैट इज 7 किलो कैलोरीज पर ग्राम। एल्कोहल में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, 7 किलो कैलोरीज पर ग्राम इज़ अ लॉट। सो इट मीन्स जितनी फैट में होती है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम, तो एल्कोहल में ऑलमोस्ट सेम होती है। सो एल्कोहल में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर जिस सोर्स को हम ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है बॉडी को। तो आता है हमारा ए ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन्स, सी फैट्स एंड डी वाइटामिन्स। सो आंसर है हमारा ए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स क्यों है आंसर? सो चीफ सोर्स जो हमारी एनर्जी का है वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फास्ट एक्टिंग होते हैं और जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे ही वो डाइजेस्ट होते हैं। सो जैसे ही हम इंजेस्ट करते हैं, जैसे ही हम बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को एंटर करवाते हैं, स्वेलो करते हैं, सो उसी टाइम पर ये एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ फास्ट एक्टिंग। तो जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स चीफ सोर्स है एनर्जी का, प्रेफर्ड सोर्स है। नेक्स्ट आता है 6th क्वेश्चन, बिफोर द प्रोसीजर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो बिफोर द प्रोसीजर से पहले ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेन करना या फिर लेना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ऑप्शंस है ए फिजिशियन, बी CNO मीन्स चीफ नर्सिंग ऑफिसर, सी हेड नर्स एंड डी इज स्टाफ नर्स। नाउ इसका जो आंसर है वो है फिजिशियन। क्यों? सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट देखते हैं क्या होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है इज अ प्रोसेस इन विच अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इसमें एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूजुअली कौन होता है? एक फिजिशियन। फिजिशियन एजुकेट करता है पेशेंट को अबाउट द रिस्क, किसी भी प्रोसीजर के रिस्क, बेनिफिट्स और उसके ऑल्टरनेटिव, कि क्या क्या और तरीके हो सकते हैं, कौन से और रास्ते हो सकते हैं इस प्रोसीजर के अलावा, ऑल्टरनेटिव ऑफ अ गिवन प्रोसीजर या फिर इंटरवेंशन। उसके सब चीज़ें बताता है, रिस्क एडवाइस करता है, बेनिफिट्स एडवाइस करता है, या फिर ऑल्टरनेटिव्स भी बताते हैं, जिसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। उसके बाद पेशेंट की विश होती है कि वो इस प्रोसीजर के लिए जाना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर वो कॉम्पिटेंट हैं तो हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट उन्हीं पेशेंट से लेते हैं जो कि कॉम्पिटेंट होते हैं। द पेशेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक अ वॉलंटरी डिसीजन अबाउट वेदर टू अंडरगो द प्रोसीजर और इंटरवेंशन। तो पेशेंट हमेशा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि वो इस इन्फॉर्म्ड कंसेंट को समझ भी पाता है या फिर नहीं, क्या वो इस इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो भी हम समझा रहे हैं उसको समझने के काबिल है, अपनी विश बताने के काबिल है, राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करने के काबिल है या नहीं, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट। तो जो पेशेंट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर पेशेंट कॉम्पिटेंट नहीं है तो जो उसका नेक्स्ट ऑफ किन होता है, पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं या फिर अटेंडेंट होते हैं, वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट को डिसीजन बताते हैं। सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है ये सिर्फ फिजिशियन ही लेते हैं, क्योंकि फिजिशियन ही अच्छे से जो रिस्क, बेनिफिट्स और अल्टरनेटिव्स है गिवन प्रोसीजर के वो एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, उन्हीं को अथॉरिटी होती है। नर्सेज इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लेती, चाहे वो
CNO हो या हेड नर्स हो, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लामा। सो लामा की फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन है लीव अगेंस्ट मेडिकेशन अप्लाई, बी है लीव एंड मेडिकेशन एडवाइस, सी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डी लीव अलोन विद मेडिकेशन एप्लीकेशन। तो इसका आंसर ये भी इजी है, सी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। सो सी आंसर है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। सो लामा क्या होता है? लामा पेशेंट चूजेस टू लीव द हॉस्पिटल। पेशेंट क्या चूज़ करता है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है, वो लीव मतलब छोड़ रहा है, क्विट कर रहा है, जो कि उसका नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है। नॉर्मल डिस्चार्ज मतलब सपोज़ अगर फिजिशियन को लगता है कि उसको 4 डेज़ हॉस्पिटल में रहना चाहिए फॉर फुल रिकवरी, लेकिन जो पेशेंट है वो इंसिस्ट कर रहा है कि उसको आफ्टर लाइक 2 डेज़ ही पेशेंट इंसिस्ट करने लग गया है कि उसको घर जाना है और हॉस्पिटल से जाना है, लीव करना है, तो उसको बोलते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। सो लीव द हॉस्पिटल बिफोर द ट्रीटिंग फिजिशियन रिकमेंड डिस्चार्ज। तो जो फिजिशियन है उसने अभी डिस्चार्ज को रिकमेंड नहीं किया, लेकिन पेशेंट चाहता है कि वो हॉस्पिटल को लीव कर दे। लामा इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब ये क्या है? मैटर ऑफ कंसर्न एंड चैलेंज है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, क्योंकि अगर जो पेशेंट है वो फुल रिकवरी उसकी नहीं हुई, तो ये पेशेंट की जो हेल्थ है उस पर एडवर्स आउटकम आ सकते हैं, पेशेंट की जो हेल्थ है, लाइफ है, उसको रिस्क हो सकता है, और मॉर्बिडिटी, डिसीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है, और मोर्टेलिटी इवन डेथ भी हो सकती है। प्लस इवन इफ़ अगर कोई कम्युनिकेबल पेशेंट है तो वो डिसीज़ को स्प्रेड भी कर सकता है। तो इसलिए लामा क्या है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड चैलेंज। Next question है 8. Which of the following is a type of nursing modality in which the principal idea is that the nurse is to be assigned task, not patient? तो इनमें से कौन सी ऐसी नर्सिंग मोडालिटी है जिसमें प्रिंसिपल आइडिया क्या है कि नर्सिस को टास्क असाइन किए जाएंगे, ना कि पेशेंट। तो यूजुअली क्या होता है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट असाइन किए जाते हैं नर्सिस को, लेकिन ऐसी कौन सी नर्सिंग मोडालिटी है जिसमें नर्स को टास्क दिए जाते हैं, ना कि पेशेंट असाइन किए जाते हैं? तो ऑप्शंस हैं ए टीम नर्सिंग, बी प्राइमरी नर्सिंग, सी केस मेथड नर्सिंग एंड डी इज फंक्शनल नर्सिंग। तो इसका आंसर है डी फंक्शनल नर्सिंग। कैसे? सो इन फंक्शनल नर्सिंग नर्सिस आर असाइंड टू स्पेसिफिक टास्क। नर्सिस को एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है एंड डू दैट ड्यूटी ओनली, और उनको सिर्फ वही ड्यूटी करनी होती है। द नर्स परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क फॉर एवरी पेशेंट इन द वार्ड। उस पर्टिकुलर वार्ड में नर्स को एक स्पेसिफिक ड्यूटी या फिर टास्क दे दिया जाएगा और नर्स को वही स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटी करनी होती है। जैसे कि मेडिकेशन नर्स, तो मेडिकेशन नर्स को मेडिसिन देनी है। ड्रेसिंग नर्स, सो ड्रेसिंग नर्स उस वार्ड के सारे पेशेंट की ड्रेसिंग करेंगे। आईवी नर्स, इंट्रावेनस नर्स मीन्स जो भी इंट्रावेनस प्रोसीजर होंगे, आईवी मेडिकेशंस एंड ऑल, तो वो आईवी नर्स परफॉर्म करेगी। इंट्रावेनस नर्स परफॉर्म करेगी कैथेटर लगाना एंड ऑल। सो ये है एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर देना पर्टिकुलर नर्स को, ना कि पेशेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9. इन ट्रियाज येलो कलर इंडिकेट्स। सो ट्रियाज में येलो कलर क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस हैं इमरजेंट, ए इमरजेंट, बी अर्जेंट, सी नॉन अर्जेंट एंड डी डेड। सो इसका आंसर है बी अर्जेंट। सो येलो कलर ट्रियाज में अर्जेंट को इंडिकेट करता है। सो ट्रियाज क्या होता है? ट्रियाज इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट्स ट्रीटमेंट by the severity of their condition or the likelihood of recovery. सो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है ट्रायाज का? सो ट्रायाज इसलिए ये क्या बताता है हमें, जैसे अगर कोई भी डिज़ास्टर आ जाता है, कोई भी डिज़ास्टर की कंडीशन हो जाती है, कोई भी मेडिकल एमरजेंसी की कंडीशन हो जाती है, जैसे कि इन करंट सिचुएशन कोरोना वायरस की वजह से मेडिकल एमरजेंसी हो गई है इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में ही। तो मेडिकल एमरजेंसी है या फिर डिज़ास्टर है, कोई एमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी ट्रायाज फॉलो किया जाता है। तो ट्रायाज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर मास पेशेंट आ रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट आ गए हैं, कोई मेडिकल एमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट्स आ सकते हैं, डिज़ास्टर में आ सकते हैं, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, तो तब हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं? उनकी सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, कितना कोई ज़्यादा पेशेंट सीवियर है, प्लस उसके लाइक्लीहुड ऑफ रिकवरी क्या है,
मतलब अगर हम उसको ट्रीट भी करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिकवरी के चांसेस कितने हैं। अगर हम सपोज़ अगर कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, लेकिन डॉक्टर को मोस्टली पता होता है कि इनको ट्रीटमेंट देने के बाद भी इनके सर्वाइवल के चांसेस नहीं हैं, तो उस बेसिस पर हम प्रायोरिटाइज करते हैं पेशेंट को ट्रियाज में। जैसे कि यहाँ पर लेवल 1 है जिसमें हम इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट, जो कि इमीडिएट जिनको ट्रीटमेंट चाहिए तो वो रेड में आते हैं, उनको हम इमीडिएटली देखते हैं। सेकंड आता है लेवल 2, जो एमरजेंसी पेशेंट हैं, कुड बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, जो भी एमरजेंसी है और वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन उनकी हो सकती है, बहुत जल्दी उनकी डेथ भी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए, उनको हम एम्बर कलर में रखते हैं, एम्बर या फिर ऑरेंज। इनको हम विद इन 10 मिनट्स अटेंशन देते हैं, सो विद इन 10 मिनट का डिले इसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड लेवल 3 अर्जेंट, इसमें अर्जेंट पेशेंट आएंगे लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इसको हम येलो कलर में रखते हैं थर्ड लेवल पर। इसको हम 60 मिनट्स के अंदर अंदर देख सकते हैं, मीन 60 मिनट्स का डिले मतलब मैक्सिमम हम कर सकते हैं। लेवल 4 आते हैं सेमी अर्जेंट, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, अगेन ये ग्रीन में आते हैं, इनको हम 120 मिनट्स के अंदर अंदर देख सकते हैं, सो मैक्सिमम 120 मिनट्स हम डिले कर सकते हैं ताकि हम बाकी पेशेंट्स को तब तक ट्रीटमेंट दे दें जो कि ज़्यादा अर्जेंट है। नेक्स्ट इज लेवल 5, जो कि नॉन अर्जेंट है और नीड्स ट्रीटमेंट व्हेन टाइम परमिट्स, सो इनको हम अर्जेंट नहीं है ये लेवल 5 और इनको हम ट्रीटमेंट तब दे सकते हैं जब टाइम मिले हमें दूसरे पेशेंट से। सो यूजुअली ये ब्लू में आते हैं और इनको हम 240 मिनट्स मैक्सिमम हम डिले कर सकते हैं, विद इन 240 मिनट्स जब भी हमको टाइम लगता है तो हम लेवल 5 पर आ जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ ट्रियाज वर्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ कब हुआ था। ए May 12, 1820, बी May 12, 1832, सी 10 दिसंबर 1840 एंड डी जुलाई 10, 1842। अगेन इजी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था 12 मई 1820 को। सो 12 मई 1820 को बर्थ हुआ था और इंटरनेशनल नर्सिस डे भी मनाया जाता है 12 मई को। इनका जो बर्थ है ये इटली में हुआ था और ये पास्ट अवे हुई थी, डाइड हुई थी 13 अगस्त 1910 को इन लंदन। नेक्स्ट है जर्म थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 11 जर्म थ्योरी के ऊपर है। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज वाज प्रोपाउंडेड बाय, सो जर्म थ्योरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर थ्योरी थी। सो जर्म थ्योरी, जर्म्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये जो थ्योरी है ये प्रोपाउंडेड बाय, प्रोपाउंडेड मतलब कि ये जो थ्योरी है वो डेवलप तो किसी और ने की थी, प्रपोज किसी और ने की थी। प्रोपाउंडिंग मतलब अपना एक नया आइडिया देना, एक नया नज़रिया देना उस थ्योरी को, तो वो किसने दिया था। सो ए इज़ लुइस पाश्चर, बी डार्विन, सी एरिक्सन एंड डी फ्रूड। सो आंसर है इसका ए लुइस पाश्चर। सो लुइस पाश्चर को फादर ऑफ जर्म थ्योरी भी कहते हैं। सो जर्म थ्योरी क्या है, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज स्टेट्स दैट मैनी डिसीजेज आर कोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बहुत सारी डिसीजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई। द डिसीज आर कोज बाय द ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये डिसीज़ क्या होती है, हमारी बॉडी में ग्रो हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रेप्लिकेट मीन्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज वॉज डिवाइज्ड बाय लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर ने इस थ्योरी को डिवाइस किया था, अपने न्यू आइडियाज़ दिए थे। ही ऑल्सो परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे टू डेमोस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसीज। सो इसलिए इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे प्रैक्टिकल भी किए इस पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज़ के बीच में रिलेशनशिप बताया, इसलिए डिवाइस और प्रोपाउंडेड इस थ्योरी को किसने किया, लुइस पाश्चर ने, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जर्म थ्योरी। So next question is 1860 Nightingale set up the first nursing training school at. So in 1860 में Nightingale set up the first nursing training school. So first nursing training school set up किया था 1860 में Nightingale ने, और ये कहाँ पर किया था, at ऑप्शन नंबर ए सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन, बी पीटर्सबर्ग वर्जीनिया, सी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग एंड डी नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है ए सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन। सो सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन इन 1860 शी laid the foundation of professional nursing school with the establishment of her nursing school at St. Thomas
हॉस्पिटल इन लंदन। सो सेंट थॉमस हॉस्पिटल जो कि लंदन में है, इसमें इन्होंने जो फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल है वो इस्टेब्लिश किया था इन 1860, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट इज हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ईच फुट। सो ईच फुट में मतलब एक पैर में कितनी बोन्स होती हैं। सो ए है 26 बोन्स, बी 14, सी 20 एंड डी 32 बोन्स। सो हमारे पैर में होती है ए 26 बोन्स। So 26 bones is the answer. Each foot is made up of 26 bones, 30 joints and more than 100 muscle, tendons and ligaments, all of which work together to provide support, balance and mobility. So हमारे पैर में 26 bones होती हैं। So हमारे जो hands है उसमें 27 bones होती है। So maximum bones हमारे hands में present होती है। उसके बाद हमारे ईच फुट में 26 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 30 जॉइंट्स और मोर देन 100 मसल, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, जो कि मोबिलिटी, सपोर्ट और बैलेंस प्रोवाइड करते हैं हमारी पूरी बॉडी को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, फुल फॉर्म ऑफ ICN। ICN क्या है? ए इज इंटरनेशनल कमेटी ऑन नर्सेज, बी इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सेज, सी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड डी नन ऑफ द अबव। सो आंसर है हमारा सी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज इज फुल फॉर्म ऑफ ICN। जो बी है इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सेज, ये गलत है क्योंकि ये है इंडियन नर्सेज काउंसिल। सो बी तो गलत है, INC होता है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। सो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज इज अ फेडरेशन ऑफ नेशनल नर्सेज एसोसिएशन इन मोर देन 130 कंट्रीज। सो 130 मोर देन, इससे भी ज़्यादा 130 कंट्रीज़ में इसकी नेशनल नर्सेज एसोसिएशन है ICN की। ICN वर्क्स टू इंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर, ताकि ये क्या इंश्योर करता है कि क्वालिटी नर्सिंग केयर मिले। सो नर्सिंग केयर तो होती है लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वालिटी नर्सिंग केयर मिले, जो कि ये सेप्टिक टेक्निक्स हो, ये सेप्टिक प्रोसीजर्स हो, फॉर ऑल एंड साउंड हेल्थ पॉलिसीज़ ग्लोबली, और हेल्थ पॉलिसीज़ ग्लोबली बहुत ही इफेक्टिव हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, ICN थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2021 इज। सो ICN थीम जो हमारी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है उसकी एक थीम है जो कि हर ईयर आती है। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे 2021 की क्या थीम है? सो इंटरनेशनल नर्सेज डे होता है हमारा 12 मई को, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ के एनिवर्सरी की याद में मनाया जाता है। तो ICN हर इंटरनेशनल नर्सेज डे पे एक अलग थीम रखता है। तो 2021 की क्या थीम है? सो ए ऑप्शन है नर्सेज अ फोर्स फॉर चेंज, अ वाइटल रिसोर्स फॉर हेल्थ, बी क्लोजिंग द गैप, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, सी नर्सेज अ वॉइस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड डी अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ। सो इसका जो आंसर है 2021 के लिए जो थीम है ICN की इंटरनेशनल नर्सेज डे पर, वो है डी, अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ। सो डी इज़ द राइट आंसर। सो थीम फॉर दिस ईयर इंटरनेशनल नर्सेज डे इज़ नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये इसलिए है क्योंकि पैंडमिक है, कोरोना डिसीज़, कोरोना वायरस के करके COVID-19 डिसीज़ स्प्रेड हो रही है बहुत ज़्यादा। सो कोविड के चलते डॉक्टर और जो अदर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इवन नर्सेज, सो नर्सेज भी फोर फ्रंट पर हैं, फ्रंट लाइन वॉलंटियर्स हैं। सो नर्सेज क्या कर रही हैं? फाइटिंग द COVID-19 पेंडेमिक, COVID-19 पेंडेमिक से फाइट कर रही हैं, इसलिए ये थीम है इस बार, अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। एक वॉइस है, टू लीड मीन्स जो नर्सेज हैं एक वॉइस है जो कि लीड कर रही है, आगे फोर फ्रंट है, फ्रंट पर है। अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, हमारे फ्यूचर हेल्थ के लिए एक विजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। सो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? सो ऑप्शन है 8 नवंबर, बी 7 जून, सी 1 दिसंबर, डी 7 अप्रैल। सो इसका आंसर है 7 अप्रैल। सो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। सो द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 इज़, इसकी भी एक थीम होती है हर ईयर की। तो 2021 की क्या है? ए बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, बी डिप्रेशन लेट्स टॉक, सी वेक्टर बॉर्न डिसीज, डी हेल्दी हार्ट बीट, हेल्दी ब्लड प्रेशर। सो इस ईयर की जो थीम है WHO की वो है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। सो ये भी पैंडमिक के ऊपर ही
डिपेंड है, उससे ही रिलेट करती है। बिल्डिंग अ फेयरर मतलब फेयर प्रैक्टिसेस, मीन्स अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए किसी भी पेशेंट को। डिपेंडिंग अपॉन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मनी, किसी भी बेसिस पर अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल राइट है ट्रीटमेंट लेने का, हेल्थ केयर फैसिलिटी लेने का, ताकि एक हेल्दियर वर्ल्ड बन सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2017 वॉज। अब 2017 की थीम क्या थी वर्ल्ड हेल्थ डे की? सो आंसर नहीं, ऑप्शन बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, बी डिप्रेशन लेट्स टॉक, सी वेक्टर बॉर्न डिजीज, डी हेल्दी हार्ट बीट हेल्दी ब्लड प्रेशर। सो इसका आंसर है बी डिप्रेशन लेट्स टॉक। सो 2017 में WHO ने वर्ल्ड हेल्थ डे पर जो थीम रखी थी वो थी डिप्रेशन लेट्स टॉक 2017 में। सो तब से डिप्रेशन के बारे में और ज़्यादा खुलकर सभी बात करने लगे हैं। सो जैसे हमारी बॉडी बीमार हो जाती है वैसे ही हमारा माइंड भी बॉडी का ही पार्ट है, वो भी बीमार हो सकता है। सो इसमें कोई भी शेम नहीं होनी चाहिए, एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको माइंड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप खुल के शेयर कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज एसोसिएटेड विद जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। सो जर्म थ्योरी के साथ कौन सा कंसेप्ट जो हेल्थ का है वो एसोसिएटेड है, लिंक्ड है? सो ए है होलिस्टिक कंसेप्ट, होलिस्टिक में तो सभी आ जाता है, कॉम्प्रीहेंसिव सारे कंसेप्ट। बी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू माइंड, सी बायोमेडिकल कंसेप्ट, डी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सो इकोलॉजी इन्वायरमेंट। तो जर्म थ्योरी के साथ हमारा आता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। सो यही रिलेट करता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, हमारे जो भी बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, बायोमेडिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जर्म थ्योरी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही जर्म अफेक्ट करता है। सो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट फिट करता है जर्म थ्योरी के साथ। So answer is biomedical concept. Next is question number 20, movement of a body part towards the body midline. So movement of a body part, हमारे बॉडी पार्ट का मूवमेंट टूवर्ड्स मतलब बॉडी की मिडलाइन की तरफ। सो उसकी तरफ बॉडी की मिडलाइन के पास टूवर्ड्स कौन सा उसको क्या बोलते हैं उस मूवमेंट को? ऑप्शंस हैं ए एबडक्शन, बी एडक्शन, सी प्रोनेशन एंड डी इज एक्सटेंशन। सो अगर आपने याद रखना है इस मूवमेंट को, तो अगर हम टू वर्ड्स द बॉडी मिडलाइन कह रहे हैं तो टू वर्ड्स का मतलब हम बॉडी के अंदर की तरफ ला रहे हैं, बॉडी के पास ला रहे हैं। तो जब हम बॉडी के पास ला रहे हैं, टू वर्ड्स ला रहे हैं, तो हम बॉडी में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो इसका आंसर है बी एडक्शन। तो ऐड से आप याद रख सकते हैं। सो एडक्शन है इसका आंसर। तो ये हम बॉडी के जब हम पास में लाते हैं, सो ये जैसे ये आर्म्स हैं तो अब ये बॉडी के पास आ गई हैं टूवर्ड्स द मिडलाइन। तो ये मिडलाइन है बॉडी की, दिस द मिडलाइन। तो मिडलाइन के टूवर्ड्स आ रही है, सो दैट इज एडक्शन। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम बॉडी मिडलाइन। तो बॉडी के मिडलाइन से जब हम अवे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एबडक्शन, बी एडक्शन, सी प्रोनेशन एंड डी एक्सटेंशन। तो इसका आंसर है एबडक्शन। तो एडक्शन से ऑपोजिट होता है एबडक्शन। तो एबडक्शन होता है जब हम आर्म को बॉडी के अवे लेकर जाते हैं, बॉडी की जो मिडलाइन है उससे अवे लेकर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एबडक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट एडवाइस डू यू नीड टू गिव टू अ पेशेंट टेकिंग एलोप्यूरिनोल। तो एलोप्यूरिनोल एक ड्रग है, मेडिकेशन है। तो हम क्या पेशेंट को एडवाइस देंगे जो एलोप्यूरिनोल ले रहे हैं? ए ऑप्शन है ड्रिंक 8 to 10 फुल ग्लासेस ऑफ फ्लूइड एवरी डे अनलेस योर डॉक्टर टेल्स यू अदरवाइज। मतलब आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप 8 से 10 ग्लास पानी पिए, ड्रिंक ज़्यादा करें, ड्रिंक वाटर, तो वाटर ज़्यादा लें जब तक कि आपके डॉक्टर ने कोई ऐसा एडवाइस नहीं किया कि इनको कोई पर्टिकुलर कंडीशन है तो इनको ज़्यादा वाटर नहीं लेना। तो तब तक आप पेशेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें। नेक्स्ट इज़ बी स्टोर एलोप्यूरिनोल एट रूम टेम्परेचर अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड हीट। इसमें हमने ये एडवाइस कर रहे हैं बी ऑप्शन में कि आपने एलोप्यूरिनोल को रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है, हीट और मॉइस्चर से दूर रखना है। नेक्स्ट इज सी अवॉइड बीइंग नियर पीपल हु आर एट रिस्क और हैविंग इन्फेक्शंस। सो हमें एडवाइस करना है कि आप उन पीपल से दूर रहें जिनको इन्फेक्शन का रिस्क है या फिर वो बीमार हैं। सेकेंड लास्ट है स्किन रैश इज़ अ कॉमन साइड इफेक्ट, इट विल पास आफ्टर फ्यू डेज।
तो हमें उनको एडवाइस करना है कि स्किन रैश एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अब ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ना, ये मिलते जुलते हैं। एलोप्यूरिनोल को, जो भी पेशेंट एलोप्यूरिनोल ले रहा है, उनको हम ये सारे ही ऑप्शंस एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन हमने जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो हमने जो अपना फोकस है वो इस पे रखना है कि प्रायोरिटी क्या होगी। तो हमने सबसे ज़्यादा वेट वाला ऑप्शन उठाना है कि ये अगर हमने एडवाइस नहीं किया तो पेशेंट को रिस्क हो सकता है। तो हमने पेशेंट को एडवाइस क्या करना है, ड्रिंक 8 to 10 ग्लास full glasses of water unless your doctor tells you otherwise। सो हमने 8 to 10 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड एवरी डे उसको एडवाइस करना है। इसका रीज़न ये है, चलो एलोप्यूरिनोल देखते हैं क्या होता है। एलोप्यूरिनोल क्या है, ये गाउट को ट्रीट करता है, गाउट इज गठिया या फिर कुछ टाइप के किडनी स्टोन्स को एलोप्यूरिनोल दिया जाता है ट्रीट करने के लिए। इट ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट इंक्रीज यूरिक एसिड। सो जो यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है पेशेंट में, उनको भी दिया जाता है। और इवन जो कीमोथेरेपी लेते हैं पेशेंट, कैंसर कीमोथेरेपी लेते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है उसका अमाउंट, क्योंकि जो कैंसर के जो सेल्स हैं वो जब डाई होते हैं तो वो यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है जब भी हम कैंसर कीमोथेरेपी देते हैं। तो एलोप्यूरिनोल इन चीज़ों को प्रिवेंट करता है, यूरिक एसिड के अमाउंट को कंट्रोल करके रखता है, गाउट में हेल्पफुल है और किडनी स्टोन्स में भी। तो एलोप्यूरिनोल क्या करता है, यूरिक एसिड के अमाउंट को रिड्यूस करता है। अब जब यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा तो उससे गाउट हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर लें, तो ये एडवाइस करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर वाइल यू आर टेकिंग एलोप्यूरिनोल। ये हमने एडवाइस करना है बिकॉज किडनी स्टोन्स कैन डेवलप इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक इन अ फ्लूइड। हम एलोप्यूरिनोल भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो प्लेंटी ऑफ वाटर ले, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ले, ताकि जो किडनी स्टोन्स हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके, किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस डिक्रीज हो सकें। सो ये हमने एडवाइस करना है। नेक्स्ट है 23, माइल्ड पेन आफ्टर सर्जरी एंड पेन इज रिड्यूस्ड बाय टेकिंग विच मेडिसिन। सो माइल्ड पेन आफ्टर सर्जरी, अगर सर्जरी के बाद का जो पेन होता है अगर वो माइल्ड है तो वो पेन को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देंगे, मीन्स पोस्ट ऑपरेटिवली जो माइल्ड पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए। इट्स माइल्ड पेन, आप क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, दिस इज माइल्ड पेन। तो ऑप्शन है ए NSAIDs लाइक इबुप्रोफेन एंड एसिटामिनोफेन। NSAID क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे कि इबुप्रोफेन या फिर एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन इज पैरासीटामोल। बी कोडीन, कोडीन क्या है, ओपियोइड्स है। सी पैरासीटामोल के साथ में कोडीन, या फिर डी पैरासीटामोल विद मोरफिन, ये मोरफिन भी ओपियोइड है। तो अगर माइल्ड पेन है तो हम सजेस्ट करेंगे, क्या हम चूज़ करेंगे, NSAIDs। सो NSAID चूज़ करेंगे क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, ये ओपियोइड्स नहीं हैं। ओपियोइड कोई भी हो, चाहे वो कोडीन हो, चाहे वो मॉर्फिन हो, चाहे कोडीन के साथ हमने NSAID दिया है जैसे कि पैरासीटामोल, तो ये सिर्फ हम तभी देते हैं जब सीवियर पेन हो आफ्टर सर्जरी। तो माइल्ड पेन के लिए हम आंसर है ए NSAID लाइक इबुप्रोफेन एंड एसिटामिनोफेन। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सो इसमें वही लिखा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, इबुप्रोफेन 200 mg टैबलेट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब। एक पेशेंट को हमने 200 mg इबुप्रोफेन टैबलेट दी है। इबुप्रोफेन क्या है, NSAID है। लेकिन आपके पास क्या है, यू ओनली हैव अ 400 mg कोटेड इबुप्रोफेन टैबलेट। सो एक पेशेंट को डॉक्टर ने 200 mg इबुप्रोफेन प्रिस्क्राइब की है, आपके पास 400 mg की कोटेड इबुप्रोफेन टैबलेट है। कोटेड मतलब जो एंटेरिक कोटेड होती हैं उनके ऊपर एक कोटिंग प्रेजेंट होती है टैबलेट्स के ऊपर। सो वो कोटिंग अभी हम पढ़ेंगे कि उसका क्या यूज़ है। तो यू ओनली हैव अ 400 mg, आपके पास 400 mg है। अब आप क्या करोगे, व्हाट शुड यू डू। ए है गिव हाफ ऑफ द टैबलेट, आप उस 400 mg टैबलेट को हाफ में ब्रेक कर देंगे ये सोच के कि आधी आधी हो जाएगी तो 200 mg हो जाएगी। बी इज क्रश द टैबलेट एंड गिव हाफ ऑफ द अमाउंट, या तो आप टैबलेट को क्रश कर देते हैं एंड फिर उसका हाफ ऑफ अमाउंट कर देते हैं। सी ऑर्डर द डिफरेंट डोज ऑफ टैबलेट फ्रॉम फार्मेसी, आप क्या करते हैं कि जो डोज पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है वो डोज आप फार्मेसी से ऑर्डर करेंगे। आपके पास जो 400 mg है वो आप नहीं देंगे, आप डिफरेंट डोज को ऑर्डर करेंगे फार्मेसी से, डिफरेंट टैबलेट को, दैट इज़ जो प्रिस्क्राइब है
या फिर डी आप ओमिट कर देंगे, ओमिट मतलब स्किप कर देंगे, उस डोज को पेशेंट को देंगे ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप पेशेंट को ना तो हाफ टैबलेट देंगे, ना तो आप पेशेंट को टैबलेट क्रश करके देंगे, मीन्स हाफ दे दी क्रश करके, देन हाफ अमाउंट दे दिया, ना तो आप मेडिसिन को स्किप करेंगे। तो राइट आंसर होना चाहिए सी, कि आप डिफरेंट डोज ऑफ टैबलेट ऑर्डर करेंगे। क्यों सी है राइट आंसर, ऑर्डर द डिफरेंट डोज ऑफ टैबलेट फ्रॉम फार्मेसी। सो अगर हम एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, जो एंटेरिक कोटिंग्स, अगर उसको हम रिमूव कर देते हैं या फिर क्रश कर देते हैं, तो क्या होता है, मे रिजल्ट इन द ड्रग बीइंग रिलीज टू अर्ली। तो या तो ड्रग जो हम एब्जॉर्ब, जैसे ही हमने ड्रग स्वेलो की, तो हो सकता है बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत क्विकली बॉडी से रिलीज आउट हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए। बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय स्टमक एसिड, या फिर जो स्टमक में जो एसिड है वो उस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। और इरिटेटिंग द स्टमक लाइनिंग, या फिर वो जो ड्रग में जो अमाउंट है, ड्रग का जो कंटेंट है, वो स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है। सो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए एंटेरिक कोटिंग होती है टैबलेट्स के ऊपर जो कि इन चीज़ों से प्रिवेंट करती है। तो अगर हम टैबलेट को क्रश कर देते हैं या फिर हाफ से ब्रेक कर देते हैं, तो ये एंटेरिक जो कोटिंग है ये रिमूव हो जाती है। इसलिए हम जो डोज प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर ने, जिस मेडिकेशन की जो भी टैबलेट है, जितनी डोज दी है, तो उसी डोज की टैबलेट हम फार्मेसी से ऑर्डर करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। डेनिस वॉज एडमिटेड बिकॉज ऑफ एक्यूट एस्मा अटैक। एक पेशेंट है जो कि एक्यूट एस्मा अटैक के लिए एडमिट हुआ है। लेटर ऑन इन योर शिफ्ट ही कंप्लेंड ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। सो उसको क्या हो गया है, आपकी ही शिफ्ट में एब्डोमेन में पेन हो गया और वॉमिटिंग हो गई है। सो ही आस्क्ड फॉर पेन रिलीफ, उसको पेन रिलीफ चाहिए। अब तो आप क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिया विल यू गिव हिम। आप कौन सा एनाल्जेसिया पेशेंट को देंगे, एनाल्जेसिया इज पेन किलर कौन सा देंगे। सो ए है फैंटानिल बक्कल पैच। सो फैंटानिल इज अगेन पेन किलर। सो फैंटानिल का बक्कल पैच देंगे। बक्कल पैच मीन्स जो हमारी बक्कल कैविटी में लगाया जाता है। नेक्स्ट इज इबुप्रोफेन एंटेरिक कोटेड टैबलेट कैप्सूल्स। आप कैप्सूल्स देंगे इबुप्रोफेन के, विच इज अगेन एनसेड पेन किलर भी है। नेक्स्ट इज पैरासीटामोल सपोजिटरीज। पैरासीटामोल की सपोजिटरी देंगे। सपोजिटरी क्या होते हैं, सपोजिटरीज भी एक वे होता है ड्रग को इंजेक्ट करने का बॉडी में। सो सपोजिटरीज आप माउथ से नहीं एंटर करते, ये आप आपके जो बॉडी के बॉटम से एंटर करते हैं, जैसे कि यहाँ तो आप रेक्टम से एंटर करवाएंगे मेडिसिन को, या फिर आप वेजाइनल ट्रैक से एंटर करवाएंगे। सो दैट इज सपोजिटरीज। यहाँ फिर डी है ओरोमॉर्फिन। सो ओरोमॉर्फिन इज ओरल मॉर्फिन। तो आपने देखा कि पेशेंट को पेन है और वॉमिटिंग भी है, एब्डोमेन में पेन भी है। तो अगर आप इनमें से कोई भी टैबलेट देते हैं, सो ये सभी हमारे, चाहे वो ऑप्शन ए है, चाहे बी है, या फिर सी ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन सी को छोड़कर, सी क्या है, सपोजिटरी है। ये सारे जो मेथड्स हैं ये हम ऑरली एडमिनिस्टर करवाएंगे। तो ऑरली पेशेंट को ऑलरेडी वॉमिटिंग आ रही है, एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि ये मेडिसिन एब्जॉर्ब ना हो वॉमिटिंग के कारण, इसलिए हम पेशेंट को सपोजिटरीज देंगे। सो सपोजिटरी क्या होता है, सपोजिटरी इज अनदर वे टू डिलीवर अ ड्रग। स्मॉल होती है, राउंड होती है और कोन शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है, दैट यू पुट इन योर बॉडी। आप अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं उसको इन योर बॉटम। बॉटम मीन्स रेक्टम से या फिर विजाइनल ट्रैक से। वंस इट्स इनसाइड, जैसे ही ये वहाँ एंटर हो जाती है तो ये मेल्ट हो जाती है और डिज़ोल्व हो जाती है और ये मेडिकेशन जो है रिलीज हो जाती है। सो सपोजिटरी इतना प्लीजेंट प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि आप स्वेलो नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते मेडिसिन को, मे बी बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग, या फिर आपके स्टमक और इंटेस्टाइन से कोई भी थिंग एब्जॉर्ब नहीं हो रही, सो कोई भी एब्डोमिनल या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण स्टमक और इंटेस्टाइन से अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो हम सपोजिटरीज देते हैं जो कि हम बॉटम से इंसर्ट करते हैं पेशेंट की बॉडी में। So this is about today's lecture, and if you understood this video then please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.